क्या कभी आपने ऐसी जंग के बारे में सोचा है जो किसी सरहद पर नहीं, बल्कि बंद कमरों, अंधेरी गलियों और खुफिया रास्तों पर लड़ी गई हो? कोई गोली नहीं चली, कोई धमाका नहीं हुआ, लेकिन दांव पर एक पूरे देश का वजूद था। यूट्यूब चैनल एनी हिज हिंदी के एक बेहद रहस्यमयी और दिलचस्प कथानक पर आधारित आज का हमारा यह विश्लेषण आपको एक ऐसे जियोपॉलिटिकल थ्रिलर के बीचों बीच ले जाएगा जो किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। तो चलिए इस खामोश जंग की गहराइयों में उतरते हैं। 60,000 करोड़ रुपए। जरा इस नंबर को अपने दिमाग में प्रोसेस कीजिए। 60,000 करोड़, ये कोई मामूली रकम नहीं है। इस स्रोत के मुताबिक ये उस जाली मुद्रा यानी नकली नोटों की कीमत थी जिसे एक पूरे राष्ट्र को अंदर से खोखला करने के लिए तैयार किया गया था। इमेजिन कीजिए, अगर इतने बड़े पैमाने पर नकली नोट अचानक हमारी अर्थव्यवस्था में आ जाते तो क्या तबाही मचती। सब कुछ, सचमुच सब कुछ ठप पड़ जाता। और यहीं से एक बहुत ही खौफनाक सवाल पैदा होता है। आप एक ऐसे अदृश्य हथियार को कैसे रोकेंगे जो पहले से ही आपकी सीमाओं के अंदर मौजूद हो, या बस अंदर घुसने ही वाला हो? ये कोई मिसाइल तो थी नहीं जिसे आप रडार पर ट्रैक कर लें। ये एक ऐसा टाइम बॉम्ब था जिसकी टिक टिक खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ा रही थी, और हर गुजरता सेकंड एक नई और जानलेवा चुनौती लेकर आ रहा था। अध्याय 1, 60,000 करोड़ का गुप्त प्लान। अनहिस हिंदी के कथानक के अनुसार पूरी कहानी की जड़ें थोड़ी पुरानी हैं। 2013-14 के दौरान दाऊद और आईएसआई के मेजर इकबाल ने कथित तौर पर 11,000 करोड़ रुपए के नकली नोट भारत भेजे थे। मकसद था 2014 के चुनावों को किसी तरह प्रभावित करना। खैर, वो प्लान तो बुरी तरह फेल हो गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 2016 में उन्होंने जो प्लान बनाया वो पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक था। 60,000 करोड़ का मास्टर प्लान। इस बार निशाना सिर्फ चुनाव नहीं था, बल्कि पूरे देश में आर्थिक तबाही और खूनी हिंसा फैलाना था। तो ऐसे में सवाल उठता है, इस महासंकट का सामना कैसे किया गया? उरी हमले के ठीक बाद जब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को इस 60,000 करोड़ की साजिश का खुफिया इनपुट मिला तो स्थिति की गंभीरता ने सबको झकझोर कर रख दिया। और यहीं से जन्म होता है ऑपरेशन ग्रीन लीफ का, एक ऐसा टॉप सीक्रेट हाईली क्लासिफाइड मिशन जिसका बस एक ही लक्ष्य था, इस नकली करेंसी के सुनामी को रोकना और इस पूरे टेरर नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी तोड़ देना। अध्याय 2, दाऊद, अतीक और नेपाल बॉर्डर। ये कोई आम क्रिमिनल गैंग नहीं था। ये सिंडिकेट 4 स्टेप्स की एक बेहद सटीक सप्लाई चेन चला रहा था। पहला स्टेप, इस्लामाबाद में खनानी ब्रदर्स द्वारा हाई क्वालिटी नकली नोटों की छपाई। दूसरा, नेपाल बॉर्डर के लास्टे उस कैश की स्मगलिंग। तीसरा, यूपी में कुख्यात गैंगस्टर अतीक के लोकल नेटवर्क द्वारा उस खेप की सुरक्षित डिलीवरी लेना। और चौथा, सबसे खतरनाक स्टेप, अतीक के आदमियों के जरिए रातों रात उस पैसे को पूरे देश की रगों में दौड़ा देना, एकदम किसी मल्टीनेशनल लॉजिस्टिक कंपनी की तरह। लेकिन इस पूरे मास्टर प्लान में एक बहुत बड़ी अड़चन थी, एक सख्त टाइमलाइन। द डेडलाइन इज नवंबर 2016। अब आप सोचेंगे, नवंबर 2016 ही क्यों? स्रोत के मुताबिक मेजर इकबाल को एक बहुत बड़ा डर सता रहा था। डर यह था कि अगर 2017 के यूपी चुनाव में सत्ता पलट गई तो अतीक का पूरा नेटवर्क ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा और नेपाल बॉर्डर का सेफ पैसेज हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसलिए जो भी करना था, नवंबर 2016 से पहले करना ही था। घड़ी की सुइयां तेजी से भाग रही थीं। अध्याय 3, खुफिया जासूस का डार्क मिशन। इस अदृश्य युद्ध के असली हीरो थे मेजर शोभित शर्मा। सालों तक पाकिस्तान में एक डीप अंडरकवर एजेंट के तौर पे काम करते हुए उन्होंने लियारी गैंग और खुद मेजर इकबाल का पूरा भरोसा जीत लिया था। अब एनएसए डोभाल ने उन्हें सबसे क्रिटिकल काम सौंपा था, ये पता लगाना कि वो 60,000 करोड़ के नोट छप चुके हैं या अभी बस प्रिंटिंग चल रही है। मेजर शर्मा ने एक बहुत ही शातिर चाल चली। उन्होंने खनानी को तस्करी के बिल्कुल नए और सुरक्षित रास्तों का लालच दिया, और इसी लालच ने इस पूरे रहस्य से पर्दा उठा दिया। और फिर आता है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला पल, जब खनानी मेजर शर्मा को इस्लामाबाद के उस सीक्रेट गोदाम में ले गया। दरवाजा खुलते ही जो मंजर सामने था वो किसी भी खुफिया अधिकारी का खून सुखाने के लिए काफी था। करोड़ों अरबों की नकली करेंसी बोरों में ठसाठस भरी हुई बिल्कुल तैयार पड़ी थी, बस एक इशारे का इंतजार था। शर्मा ने चेहरे पर बिना कोई शिकन लाए ये खौफनाक कन्फर्मेशन सीधे दिल्ली भेज दी। 60,000 करोड़ का हथियार प्रिंट हो चुका है और ट्रिगर दबने के लिए तैयार है। अब जरा इस कॉन्ट्रास्ट को महसूस कीजिए। एक तरफ इस्लामाबाद का अंधेरा है जहां सिंडिकेट के लोग पागलों की तरह ट्रकों में पैसा भर रहे हैं, और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ दिल्ली के पीएमओ में एक भारी सन्नाटा है। प्रधानमंत्री मोदी और एनएसए डोभाल आमने सामने हैं। डोभाल हर हाल में तुरंत ऑपरेशन ग्रीन लीफ को ट्रिगर करना चाहते थे, लेकिन पीएम मोदी हिचकिचा रहे थे। वो बहुत अच्छी तरह जानते थे कि रातों रात 86% करेंसी को लीगल टेंडर से बाहर करने का मतलब है करोड़ों आम हिंदुस्तानियों की जिंदगी में भूचाल ला देना। यह फैसला आसान नहीं था। यह देश की सुरक्षा और जनता की तकलीफ के बीच का एक बेहद दर्दनाक चुनाव था। अध्याय 4, 48 घंटे का अल्टीमेटम।
अब आते हैं 7 नवंबर पर। यहां से घटनाओं की रफ्तार आपका दिमाग घुमा देगी। सुबह सुबह मेजर शर्मा की वो फाइनल कंफर्मेशन डोभाल तक पहुंचती है। दोपहर होते होते डोभाल सीधे यूपी के डीजीपी से मिलते हैं, हाथ में पीएमओ के टॉप सीक्रेट ऑर्डर्स लिए हुए। और रात होते होते स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ के चुनिंदा ऑफिसर्स को एक बंद कमरे में ब्रीफिंग दी जाती है। पूरा सरकारी तंत्र बिजली की फुर्ती से हरकत में आ चुका था, क्योंकि अब सोचने का वक्त खत्म हो चुका था। इस मीटिंग में डोभाल का यूपी डीजीपी को दिया गया वो कथित निर्देश स्थिति की गंभीरता को बिल्कुल साफ कर देता है। उन्होंने कहा, अगर ये आज नहीं किया गया तो देश में जो तबाही मचेगी वो किसी भी दंगे से 1000 गुना बड़ी होगी। अतीक को तुरंत गिरफ्तार करो। डोभाल को पता था कि जब तक यूपी का वो रिसीविंग नेटवर्क ध्वस्त नहीं होता तब तक वो जहर बॉर्डर पार करने से नहीं रुकेगा। अतीक को पकड़ना महज एक गिरफ्तारी नहीं थी, ये इस महायुद्ध का पहला वार था। और इसी बीच बॉर्डर के उस पार 8 नवंबर की रात क्या चल रहा था? सिंडिकेट अपना आखिरी और सबसे बड़ा दाव खेल रहा था। रात के 2 बज चुके थे और इस्लामाबाद में ट्रकों की लोडिंग पूरी हो चुकी थी। इन्हें बिल्कुल आम मालगाड़ी की तरह छिपाया गया था ताकि बॉर्डर पर किसी को रत्ती भर भी शक न हो। उधर मेजर इकबाल ने अतीक को सख्त निर्देश दे दिए थे, 9 नवंबर की सुबह 4 बजे नेपाल बॉर्डर पर ट्रकों का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। दाऊद का खनानी को सीधा अल्टीमेटम था, इस बार फेलियर का कोई ऑप्शन नहीं है। अध्याय 5, 8 नवंबर की ऐतिहासिक रात। उस एक शाम 3 अलग अलग शहरों में इतिहास लिखा जा रहा था। यूपी में सादे कपड़ों में एसटीएफ के कमांडोज अतीक को दबोच लेते हैं और झटके में वो लोकल नेटवर्क चकनाचूर हो जाता है। इधर दिल्ली के एक हाई सिक्योरिटी रूम में पीएम मोदी, डोभाल, अरुण जेटली और आरबीआई गवर्नर उस एक फाइनल ऐतिहासिक फैसले पर अपनी मोहर लगा देते हैं। और उधर इस्लामाबाद में सिंडिकेट के आका हाथ में जाम लिए जीत के ओवर कॉन्फिडेंस में ट्रकों के बॉर्डर पार करने का इंतजार कर रहे हैं। सस्पेंस अपने बिल्कुल पीक पर था। जरा उस इस्लामाबाद वाले कमरे के माहौल को इमेजिन कीजिए। रात के ठीक 8:15 बजे हैं। सब लोग बड़े रिलैक्स बैठे हैं। 8:16 पर अचानक उनका एक गुर्गा पसीने से तरबतर बदहवास हालत में कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर भागता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता। 8:17 पर वो कांपते हाथों से टीवी चालू करता है और स्क्रीन पर सीधे देश को संबोधित करते हुए भारत के प्रधानमंत्री दिखाई देते हैं। और फिर वो शब्द गूंजते हैं, ब्रेकिंग, आज आधी रात से 500 और 1000 रुपए के नोट कानूनी रूप से मान्य नहीं होंगे। बूम, बस एक स्ट्रोक, एक सिंगल टीवी ब्रॉडकास्ट, और वो 60,000 करोड़ रुपए का महाविनाशकारी हथियार रातों रात महज रद्दी कागज के टुकड़ों में बदल गया। सारा घमंड, वो सारी सालों की प्लानिंग, ट्रकों में लदा वो सारा जहर एक ही सेकंड में जीरो हो गया। इसके बाद जो हुआ वो इस कथानक का सबसे डार्क हिस्सा है। बॉर्डर के पास खड़े वो ट्रक जिनमें अरबों रुपए लदे थे, अब कूड़े के ढेर से ज्यादा कुछ नहीं थे। खबर है कि खनानी ने, जो अपनी साख और अपनी जान दोनों दांव पर लगा चुका था, इसी खौफ और निराशा में अपनी जान दे दी। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने एक भी गोली चलाए बिना किसी शोर शराबे के एक ऐसा खामोश युद्ध जीत लिया था जिसने देश को एक भयंकर तबाही से बचा लिया। एक ऐसी जीत जिसका कभी सार्वजनिक रूप से श्रेय तक नहीं मांगा गया। इस पूरे रोंगटे खड़े कर देने वाले विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। इस वक्त जब हम और आप अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, तो इन गहरे सायों के बीच अंधेरे कमरों में देश की रक्षा के लिए और कौन कौन से अदृश्य युद्ध लड़े जा रहे होंगे। पर्दे के पीछे की ये दुनिया हमेशा से ही रहस्यमयी रही है, जहां असली जीत वही होती है जिसकी भनक तक किसी को ना लगे। सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है ना। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चीज़ों को ऐसे ही गहराई से समझते रहिए।